की औलाद है, तमिलनाडु में अधिकार है और हरियाणा में मोहम्मद में इस्लाम को अधिकार नहीं है। जो लोग संविधान का विरोध करते हैं वो आरएसएस के लोग, ये जो भाजपा के लोग जो सरकार में दिखते हैं और सारे देश भर में आपको बताया जाता है कि ये भाजपा की सरकार है, गलत है। भाजपा की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस ने 97 साल में अपने संगठन में प्रस्ताव तक पारित नहीं किया कि हम संविधान पर यकीन करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं। ऐसा कागज में कोई प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। उन लोगों पर जब इमरजेंसी में कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने पाबंदी लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा आर्टिकल 19 के तहत हमें संगठन बनाने का, चलाने का अधिकार है। जो लोग संगठन संविधान को मानते नहीं है, जब उनके संगठन पर पाबंदी लगाई तो वो पाबंदी उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 में हमें अधिकार दिया। हाँ, अधिकार तो सबको दिया, मगर तुम नालायक लोग, जब तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो तुम संविधान का सहारा लेते हो और सुप्रीम कोर्ट में उसके आधार पर पाबंदी उठाने के लिए मांग करते हो। उस संविधान पर तुम्हारा यकीन है, विश्वास है, ऐसा रिजोल्यूशन, ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे संगठन में क्यों नहीं पारित करते हो? ऐसा कोई प्रस्ताव तुम पारित नहीं करते हो। इसका मतलब है तुम्हारा संविधान पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। तो फिर तुम लोग संविधान का नाम लेकर तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर जा रहे हो? दोगले किस्म के लोग हैं। दोगले समझते हो ना? है? दोगले समझते हो ना? गुजराती लोगों को पता नहीं कुछ दोगले समझ में आता है कि नहीं आता। यानी दोगला है। हाँ, दोगला का मतलब है कि एक बाप की औलाद नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात में बोला जाए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, दो बातें करते, यानी संविधान पर विश्वास भी नहीं करते और फिर संविधान की बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाते। तो मैं आप लोगों को, ये जो दोगले किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने जब हरियाणा में हमें कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी, रोक लगाई, तो हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया और वहां घोषित किया कि ये आरएसएस की नाजायज औलाद है। ये शपथ तो संविधान की लेते हैं मगर संविधान के विरोध में काम करते हैं। तो ये आरएसएस की नाजायज औलाद है। तो इसलिए हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाएंगे। ये लोग सारे देश के लोगों को डराने का काम करते हैं। सारे देश के लोगों को आरएसएस के लोग डराने का काम करते हैं। मैंने आरएसएस के लोगों को कहा कि मैं तुमको चुनौती देता हूं, जरा मुझे डरा के दिखाओ तो, तुम्हारे अंदर औकात है तो। 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर वहां नागपुर में, तो वहां का जो डिप्टी सीएम था फडणवीस, वो आरएसएस की चड्डी पहनने वाला, वो उधर ही नागपुर में था और उसने मेरे पास कमिश्नर को भेजा। होम मिनिस्टर ने मेरे पास कमिश्नर को भेजा। तो कमिश्नर ने मुझे कहा, कमिश्नर ने क्यों कहा, वो होम मिनिस्टर ने कमिश्नर को क्यों भेजा कि ये 3-3.5 लाख लोग हैं, हमने 8,000 पुलिस मंगाई, ये 8,000 पुलिस की चटनी बना देंगे ये 3.5 लाख लोग।
इनसे अगर पंगा लेंगे तो उन्होंने, होम मिनिस्टर ने क्या किया कि जाओ वो अहमद मेश्राम ही हल निकाल सकते हैं, हमारे पास तो 8,000 पुलिस है और 3.5 लाख लोगों की फौज है। उनके बाप दादाओं ने भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने हमारे 28,000 को मारा था। वो लोग छोटे लोग नहीं है। यहाँ 500 नहीं 3.5 लाख है। वहां तो 500 ही लोगों ने 28,000 को मारा था। यहाँ तो 3.5 लाख लोग हैं और वो भी नागपुर में, नाग लोगों के शहर में है। तो इसलिए जाओ, कमिश्नर को आदेश दिया, जाओ अहमद मेश्राम ही इसका हल निकाल सकते हैं, हमारे पास कोई हल नहीं है। तो कमिश्नर मेजम को मिलने के लिए आया। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि कमिश्नर मेरे को मिलने को क्यों है। वो अपने इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके बोल सकता था कि वामन मेश्राम तो सदर पुलिस चौकी में डिटेन है, गाड़ी में बिठाओ और कमिश्नर ऑफिस में ले आओ। कमिश्नर मुझे मिलने के लिए क्यों आ रहा है? तब मुझे समझ में आया कि होम मिनिस्टर ने उसको ऐसा करने के लिए आदेश दिया होगा, तभी आया, अन्यथा नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री की ही अथॉरिटी है। जब आया तो मुझे पूछने लगा सदर पुलिस चौकी में, अभी आगे आपका क्या इरादा है? देखो, 3.5 लाख लोग हैं, हमारे पास 60,000 पुलिस है, अब आपका क्या इरादा है? मैंने कहा, इधर आपने डिटेन करके रखा मुझे और मेरी जो फौज है 3.5 लाख की उधर मैदान में है, उसका सेनापति इधर है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप लोगों को, कमिश्नर साहब, आपको मैंने कहा था कि मेरे को अगर हमारे लोगों से अलग डिटेन कर लोगे तो मेरे लोग तुम्हारी मानने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है। आखिर हुआ नहीं ऐसे, आ गए ना मेरे शरण में दोबारा। मेरे कोई कमिश्नर ने कहा आप ही देखो, वीडियो बना के दो, आपके लोगों को शांत रहने के लिए बोलो। मैंने कहा मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं शांत रहने के लिए, मगर आप लोगों को बड़ा गर्व था, गुरूर था, अभिमान था कि हम लोग इनको कंट्रोल कर लेंगे। क्या हुआ? आ गए ना मेरी शरण में। साथियों, मैं ये बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ध्रांगध्रा हड़वद विधानसभा के चुनाव में मैं वो बड़े आंदोलन की बात क्यों कर रहा हूं, ये तो चुनाव है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। अरे चुनाव भी एक लड़ाई है और वो भी एक लड़ाई थी। ये छोटी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई लड़कर मैं यहां आया हूं, जीत कर आया हूं। बड़ी लड़ाई, ये तो छोटी लड़ाई है। ये छोटी लड़ाई है और इस लड़ाई को वो लोग काले धन से जीतते। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 60,000 करोड़ रुपया कहां से आया ये पैसा? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। 30,000 करोड़ रुपया अकेले भी भाजपा ने खर्चा किया 60,000 करोड़ में। 17,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्चा किया और 2 पार्टी के अलावा 13,000 करोड़ रुपया देश की बाकी सारी रीजनल पार्टियों ने खर्चा किया। इतना सारा पैसा कहां से आता है? ये सब काला धन है, ये सब काला धन है।
और काला धन भाजपा के पास आज के तारीख में सबसे ज्यादा है। जब सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के पास होता था। आज सेंटर में भाजपा की सरकार है तो भाजपा के पास ज्यादा काला धन है। और ये काला धन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और काला धन के आधार पर गरीबों के वोट काले धन से, काले नोटों से खरीदते हैं। गरीबों के वोट और काले नोट, वोट और काले नोट, काले नोटों से गरीबों के वोटों को खरीदते हैं और खरीद कर सरकार बनाते हैं। ये बात 2019 के चुनाव के बाद सारे देश भर में रिपोर्ट पब्लिश हुई कि ये इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतने बड़े पैमाने पर खर्चा करते हैं। मगर जो लोग पैसे से वोट खरीदते हैं, वोट बेचने वाले इस देश में हमारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, नॉमिडिक ट्राइब के लोग हैं, एमबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं और हम लोगों के 85% वोट है। इस देश में 85% वोट जिन लोगों के हैं उनकी एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, मगर मायावती की जो पार्टी है हो गई वो यूपी में ही है। वो मायावती के लिए यूपी ही इंडिया है, यूपी इंडिया नहीं है। मगर मायावती का जो इंडिया है वो यूपी ही मायावती का इंडिया है। ये काशीराम जी बहुत महान, वो सारे देश के नेता थे, मायावती यूपी के नेता। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते। मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, अब वो भी गांव छोड़ के चला गया। बोलता पता नहीं साला हमारा मेरा क्या होगा। ब्राह्मण मेश्राम की वजह से जागृति बढ़ गई है। ब्राह्मण लोगों को हमको कोई नामकरण के लिए, शादी के लिए, मौत के लिए बुलाता नहीं तो रोटी कैसे चलेगी, खाना पीना कैसे चलेगा। वो भी छोड़ के चला गया। तो मैं आप लोगों को सबूतों के साथ बता रहा हूं कि देश में 3.5% ब्राह्मण है, गुजरात में 1.5% से ज्यादा नहीं। अपने वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते। गांव का सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं है। जो गांव का ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बनवा रहे। ये नरेंद्र मोदी है आपके गुजरात का। ये कहता है कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं, है तो हमारा बैकवर्ड क्लास का, ओबीसी का है। और ये जो ओबीसी का प्रधानमंत्री है, तो लोगों ने ये सोचा कि आज तक ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं हुई, तो ओबीसी के लोगों ने सोचा कि ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा, तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेगा। तो नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड क्लास के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, मंडल पंच के लोगों ने, बख्शी पंच के लोगों ने, यही कहते हो ना गुजरात में, वोट दिया।
और वोट देकर चुनवाकर प्रधानमंत्री बनवाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने, जो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री है, हमारे ओबीसी के प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। गिनती नहीं करूंगा, ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं करूंगा। ये स्वाभाविक बात लगती नहीं है, ये नेचुरल बात लगती नहीं है। ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, ये सही लगती नहीं है बात। फिर क्या हुआ होगा? आरएसएस ने मोदी को कहा होगा, देखो ओबीसी के वोट लेने के लिए आपने लोगों को कहा आप पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं, यहां तक ठीक है, आप गिनती नहीं कर सकते। अगर आप गिनती करना चाहते हो तो प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री रहना चाहते हो, गिनती नहीं करना होगा। दो विकल्प है। नरेंद्र मोदी ने गिनती ना करने का विकल्प चुना और पिछड़े वर्ग के साथ, ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की। तो ये धोखाधड़ी करने वाला, पिछड़े वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने वाला प्रधानमंत्री, इसको पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। आपके साथ धोखा किया तो जो धोखा करने वाला आदमी है, उसके साथ आपको भी अवसर है चुनाव में। देखो 5 साल में एक बार अवसर मिलता है धोखेबाज को सबक सिखाने का। बार बार धोखेबाज को सबक सिखाने का अवसर नहीं है, चुनाव में सबक सिखाने का मौका मिलता है। तो नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का समय है। नरेंद्र मोदी को सबक सिखाओ कि क्यों नहीं गिनती, क्यों नहीं की पिछड़े वर्ग की ओबीसी। नरेंद्र मोदी को देखो कितनी हैरान करने वाली बात है, नरेंद्र मोदी ने जंगलों के जानवरों की गिनती की। कितना महान आदमी। कुत्तों की, बिल्लियों की, जानवरों की, ढोर डंगरों की तो गिनती कर दिया और पता चला कि भारत के जंगलों में शेर कम हो गए, शेर कम हो गए। तो मैंने पूछा, अरे बगैर गिनती के कैसे पता चला शेर कम हो गए? नहीं, गिनती किया, गिनती किया, यानी शेरों की गिनती किया और नरेंद्र मोदी को पता चला शेरों की गिनती कम हो गई। देखो कितना महान आदमी। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की, ओबीसी की गिनती नहीं किया, जानवरों की थी। और फिर साउथ अफ्रीका के सरकार को कहा, आपके यहां जंगल ज्यादा है, शेर ज्यादा है, थोड़ा शेर हमको दे दो। तो साउथ अफ्रीका से नरेंद्र मोदी ने शेर लाया और शेर लाकर गिर के जंगल में छोड़ा। क्या महान आदमी है भाई नरेंद्र मोदी। ऐसा महान आदमी कोई दुनिया में नहीं मिलेगा, भारत में तो छोड़ो, दुनिया में नहीं मिलने वाला ऐसा आदमी जो जानवरों की खबरदारी ले रहा है मगर इंसानों की खबरदारी नहीं ले रहा है, इंसानों के विकास की। नरेंद्र मोदी भाषणों में कहते रहता है